गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बजने वाले हैं 5 और मैं आ चुका हूँ आपके लिए दूसरे दिन की वीडियो लेके, जो कि हमने 30 दिन का टारगेट रखा था जीके कंप्लीट करने का, तो उसका है आज डे 2। ओके, तो कल हमने अराउंड 100 क्वेश्चंस किए थे। ये तो 17 क्वेश्चंस ही थे, लेकिन उसमें 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे ये नया सेशन। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूटी विद लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। लीस्ट का मतलब होता है लोएस्ट, तो लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछे चाहे लीस्ट लिटरेसी रेट पूछे तो मीनिंग सेम ही होगा। ठीक है, तो कौन सी यूटी का पूछा है ये भी आपने ध्यान रखना है। यूटी का, यूटी अलग है, स्टेट अलग है। ठीक है, तो कमेंट में अभी बताइए कि इस टाइम पे हमारी स्टेट्स कितनी है और यूटी कितनी है। तो इसका आंसर हो गया दादर एंड नागर हवेली। तो ये एक नीचे एक लिस्ट बना के रखी है मैंने, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूछेंगे कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था। अगर सिर्फ ये पूछें कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था 2011 के अकॉर्डिंग, तो 74.04%। और अगर पूछें, ये देखिए यहाँ पे हाईएस्ट लिखा है, यहाँ पे लोएस्ट। हाईएस्ट स्टेट पूछें तो केरला 94%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी का पूछें तो लक्षद्वीप 91.85%। लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछें स्टेट का तो बिहार, और अगर यूटी का पूछें तो दादरा एंड नागर हवेली। यही था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनते हैं लिटरेसी रेट से। मेल लिटरेसी रेट पूछ लेंगे 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। उसके बाद लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस जब हमको आज़ादी मिली थी उस टाइम पे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था। तो उस टाइम पे हमारा लिटरेसी रेट ओनली 12% था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड सॉरी, वो थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड, जो एयर की मूवमेंट हॉरिजेंटल होती है उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एडवेक्शन बोलते हैं। ओके, तो अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जब आप कोई आयरन की चीज़ अगर आगे से गर्म कर रहे हो तो पीछे तक थोड़ी देर में उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ट्रैवलर्स ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। देखिए, कल हमने विजयनगर एम्पायर पढ़ा था डे 1 में, तो चलिए पहले उसको रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। तो बताइए, विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था। हरिहरा एंड बुक्का कौन सी डिनेस्टी के थे। संगम डिनेस्टी कब किया था, 1336 में। ठीक है, और वो किसके फ्यूडेटरीज़ थे, उनके फ्यूडेटरीज़ कौन थे, वो थे ककातियाज। ठीक है, मतलब उनके एंसेस्टर समझ लीजिए, वो थे ककातियाज, उनके पूर्वज। तो ये भी याद रखिएगा। और कौन सी रिवर के किनारे है विजयनगर एम्पायर, तुंगभद्र रिवर के किनारे। ये सारा कल का हमने रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, तो अभी विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कौन कौन से राइटर आए थे। देखिए, सबसे पहले आ गया फेरनाव नूनिज। ठीक है, ये किसके टाइम पे आया था, अच्युत देव राय इसके टाइम पे आया था। निकोलस डी कॉन्टी, ये देवराय 1 के टाइम पे आया था। और अब्दुल रजाक, ये देवराय 2 के टाइम पे आया था। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये दुराटे बरबोसा एंड डोमिंगो पीस, ये कृष्ण देव राय के टाइम पे आए थे, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पार्ट 3 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में ही। जैसे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं ये भी पूछ लेते हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप है, और वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। पार्ट 3 जो अभी पूछा, फंडामेंटल राइट्स, और ये कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। उसके बाद पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी आ सकता है क्वेश्चन में, या पूरा भी लिख के आ सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। ठीक है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो ये भी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, तो उसमें ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आर्टिकल 51A में। तो देखिए, कल भी शायद हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली थी, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो ये आप लोग अभी कमेंट में बताएंगे। तो ये तो चलिए, यहाँ पे दिख गया यूएसएसआर, मतलब रशिया। रशिया का पुराना नाम था यूएसएसआर, ये दिख गया। लेकिन कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई थी ये बताना है आपको, और वो अमेंडमेंट कब हुई थी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स इज़ आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी स्टेट से लिए, कौन सी कंट्री से लिए हैं, यूएसए से। ठीक है, तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे हमारे, जब स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स हमने लिए थे तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, लेकिन अभी कितने, अभी 6 हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव कर लिया गया था फंडामेंटल राइट से, कब, 1978 44th अमेंडमेंट से।
तो ये इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट में पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था, 1978 में हुई थी, ठीक है। और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया था। तो ये आर्टिकल 300A में, तो ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। पार्ट नहीं भी पूछेंगे पार्ट 12 में, लेकिन आर्टिकल 300A में क्या है ये पूछ लेते हैं। ये हमने आर्टिकल्स में भी किया हुआ है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 20। देखिए वैसे तो हमने आर्टिकल 20 में सिर्फ इतना ही पढ़ा था, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, लेकिन अभी जो पेपर हुआ ये CHSL का, तो उसमें उन्होंने ये पूछा, क्या जो आप नो डबल जियो पार्टी देख रहे हैं, ये पूछा आर्टिकल 20 इसका जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये पूछा। ये एक्चुअली आर्टिकल 20 जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है कि जब आपने कोई क्राइम किया है उस टाइम पे उस क्राइम की जितनी सज़ा है आपको वही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको आज 6 साल की सज़ा हो गई और अगले 2 साल बाद वो सज़ा बढ़ के 10 साल हो गई, तो आपने जब क्राइम किया था उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी सिर्फ 6 साल की, ना कि 10 साल की। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नो डबल जियो पार्टी कि एक गुनाह की एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिल सकती है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई क्राइम किया, 6 महीने की सज़ा है, तो आप 6 महीने की सज़ा काट चुके हैं, उसके बाद आप बाहर चले जाएँ तो ऐसा नहीं होगा पुलिस का मन किया कि इसने तो वो जुर्म किया था तो इसको फिर से अंदर डाल देंगे, ठीक है। हाँ, अगर फिर से वही सेम जुर्म करते हो तब डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार किया है अगर तो बार बार उसकी सज़ा आपको नहीं मिल सकती है। उसके बाद आ गया पार्ट 3 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका होता है कि पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, ठीक है। ईजी था, याद रहेगा आपको। फिर ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सातवानाज, ये हमने जो इन एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो की है उसमें भी बताया हुआ है कि सातवानाज का ग्रेटेस्ट किंग कौन था, गौतमीपुत्र सतकारनी, ठीक है। इनकी कैपिटल कहाँ थी, प्रतिष्ठान, जिसको हम पैठन भी बोलते हैं, ठीक है। फाउंडर कौन है, सिमुका। फाउंडर कौन था इनका, सिमुका। सातवानाज का फाउंडर सिमुका। और इंट्रोड्यूस्ड लीड कॉइन्स, ठीक है, लीड कॉइन्स इन्होंने ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद ग्रेटेस्ट साका रूलर कौन है, तो ये साका क्यों आ गए हम डायरेक्ट सातवाना से, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन में साका भी था, तो हमने वहीं से इसका कर लिया। तो ग्रेटेस्ट साका रूलर कौन है, रुद्रदमन 1, ठीक है। और रुद्रदमन 1 के बारे में कहाँ लिखा है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और इन्होंने रिपेयर करवाया था क्या, सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक किसने रिपेयर करवाया था, रुद्रदमन 1 ने, ओके, जो कि साका रूलर थे। तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि सुदर्शन लेक रिपेयर तो इन्होंने करवाया, लेकिन बनाया किस डायनेस्टी ने था, ठीक है, किस डायनेस्टी ने बनाया था, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। उसके बाद संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज फाउंडेड बाय डैश, ठीक है। किसने संस्कृत कॉलेज जो बनारस का है वो फाउंड किया था, तो ये किया था जोनाथन डक्कन ने 1791 में। तो इसको भी याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स ने फाउंड की थी, ठीक है। हिंदू कॉलेज ऑफ एट कैलकाटा पूछे तो राजा राम मोहन रॉय ने, और इनके साथ किसने मिलकर, डेविड हेयर ने 1817 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछें तो MMM का मतलब है मदन मोहन मालवीय। जहाँ भी आपको MMM लिखा हुआ दिखे तो समझ लीजिएगा मदन मोहन मालवीय। 1916 में हिंदू महासभा, ये भी मदन मोहन मालवीय ने 1915 में, ठीक है। उसके बाद हु गेव द टर्म इकोलॉजी, ठीक है। देखिए EVS में पहुंच गए हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है आपका। तो इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकेल ने, कब, 1866 में, ठीक है। अब जहाँ भी ये साइन दिखे आपको मतलब ऊपर वाला सेम, ठीक है। हु गेव द टर्म इकोसिस्टम, ये टैंसले ने दी थी। उसके फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं, रामदेव मिश्रा जी को। डैश इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो इसको भी याद रखिएगा। तो अब न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। हु डिस्कवर्ड, मतलब न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। उसके बाद DNA डिस्कवर्ड बाई, DNA को किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मिशर ने, और ये कहाँ के, स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन हु इज़ एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाई ब्लोइंग। ब्लोइंग मतलब हवा से, मतलब उसमें सांस छोड़ते हैं, फूंक मारते हैं उसमें, ओके। तो बिस्मिल्लाह खान, देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है ये क्या करते थे, ये शहनाई बजाते थे, तो उसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, यही पूछा है क्वेश्चन में, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद विश्व मोहन भट्ट, ये क्या बजाते हैं, ये गिटार और मोहन वीणा बजाते हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। सेकंड म्यूजिशियन हु गॉट भारत रत्न, जो पंडित रविशंकर हैं ये सेकंड म्यूजिशियन है जिनको कि भारत रत्न मिला, कब, 1999 में,
फर्स्ट इंडियन हु गॉट ग्रैमी अवार्ड, और ये फर्स्ट इंडियन है कौन, किसकी बात हो रही है, पंडित रविशंकर जी की। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। और किसके लिए मिला था उनको ग्रैमी अवार्ड, उन्होंने एक एल्बम, उनकी एक एल्बम थी वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है, जो कि 1967 में इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है, उसमें। उसके बाद हिज ब्रदर, उनके ही भाई हैं उदय शंकर जी, ठीक है, पंडित रविशंकर जी के भाई हैं उदय शंकर जी, वो फ्यूज़न डांस से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछते रहते हैं। उसके बाद बीके शहनाई, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ये बीके मैं नहीं हूँ, ये बीके मतलब बिस्मिल्लाह खान जी, वो शहनाई बजाते हैं, ओके, तो याद रखिएगा। तो अब देखिए ये भी पूछ लेते हैं, होल्स इन शहनाई, शहनाई में कितने होल होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। थर्ड म्यूजिशियन हु गॉट भारत रत्न, ठीक है, थर्ड म्यूजिशियन हु गॉट भारत रत्न, तो किसकी बात हो रही है, ये बिस्मिल्लाह खान जी की। बिस्मिल्लाह खान थर्ड म्यूजिशियन थे जिन्होंने भारत रत्न जीता था 2001 में। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे किसने शहनाई बजाई थी, तो ये आप बताइएगा किसने बजाई थी शहनाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जोग्राफिकली विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, तो इसको याद रखिएगा, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द टाइटल खानी खानन, खानी खानन किसको बोला जाता था अकबर के टाइम पे, कौन था जिसको खानी खानन बोला जाता था, तो ये था बैरम खान, ठीक है। अबुल फजल रोट अकबरनामा, तो ये तो बुक्स एंड ऑथर्स में हमने कर भी लिया, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। तो अभी आप मुझे बताइए कि बाबरनामा किसने लिखी है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, या तुजुकी बाबरी और बाबरनामा सेम है, किसने लिखी है। अब टोडरमल जो है फाइनेंस मिनिस्टर था किसका, अकबर का। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है, तो आर्टिकल 58 जो है उसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट की री इलेक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, पहले तो प्रेसिडेंट किस में आता है, पार्ट 5 में, पार्ट 5 कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 52 से 151 तक। हाँ तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वीडियो रुक गई थी, तो चलिए अभी यहाँ तक पहुँचे थे हम, तो प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन कैसे होगी प्रेसिडेंट की, उसके बारे में। आर्टिकल 56 में टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि दोबारा इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन दोबारा करवानी है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 58 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 60 में ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट। ओथ क्या होती है, शपथ लेते हैं जो, और इम्पीचमेंट क्या होता है अगर उसको पोस्ट से हटाना हो प्रेसिडेंट को, तो वो प्रोसेस क्या है, तो वो है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, हु इलेक्ट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, ठीक है, दोनों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बोलते हैं। और किसके पूछा है, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो मेंबर्स ऑफ विधानसभा इनको इलेक्ट करते हैं। फिर लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 93 में, देख लीजिएगा नोट्स पे लिखा होगा कि लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 में। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर आर्टिकल 178 में। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द HSRA। HSRA क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, दिल्ली में। तो इसके मेंबर्स कौन कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये थे इसके मेंबर्स, तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में बनी थी, और इसके कौन थे, सचिन सान्याल, और भी थे इंपॉर्टेंट, सचिन सान्याल है। तो भगत सिंह की बुक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने इसको स्टार मार्क किया, वीडियो रुक चुकी थी। वाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह जी की बुक है। अब सतरिया डांस के बारे में बोला है कि कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो ये असम से। हमारे 8 क्लासिकल डांस सारे कर लिए हमने। लिस्ट टू बी इंक्लूडेड इन क्लासिकल डांस, क्लासिकल लास्ट, सबसे आखिरी में यही सतरिया डांस को 2000 में क्लासिकल डांसेस में इंक्लूड किया गया था। तो भावना एंड अंकिया नाट जो है ये भी सतरिया में ही परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये अंकिया नाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार CHSL में पूछा जा चुका है। उसके बाद बौरगीत, चाली हो गया, झुमरा हो गया, और नादिर भांगी, ये सारे सतरिया के ही अंदर आते हैं, ठीक है। और इनके एक्सपोनेंट डांसर बोलो या जिन्होंने इसको प्रमोट किया, तो गुरु जतिन गोस्वामी, गुरु घनकंटा बोरा, ठीक है। मानिक बारब्यान, मनीराम दत्ता, भूपेन हज़ारिका को भारत रत्न भी मिल चुका है 2019 में, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए स्टार मार्क किया है। फिर गुरु शंकर देव, जिनको श्रीमंता शंकर देव भी बोलते हैं, तो ये तो इसके फाउंडर ही हो गए समझ लो इस डांस के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरोदी साई क्या भी इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंग्स वाज मेंशनड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पनाहो। बुद्धिस्ट की एक बुक है समझो, मिलिंद पनाहो, उसमें मिलिंद किसको बोला गया है? तो उसमें मिलिंद महेंद्र मनेंद्र वन को बोला गया है। ओके, उसके बाद डैश इज़ मेड ऑफ कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ एंड इट आल्सो रेगुलेट्स द यूज़ ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सैटेलाइट। ये इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ केप्ट कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल एक बंदे का नाम है, तो उसका जो लॉ था उसके हिसाब से कांस्टेंट क्या रहता है? उसके हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स के हिसाब से प्रेशर कांस्टेंट रहता है, डेट भी याद रखिएगा। उसके बाद लुसैक के हिसाब से वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। कोडरमा गया हज़ारीबाग बेल्ट जो है वो किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा मिनरल होता है? माइका होता है। ओके, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, कॉपर, जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया। फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, कॉपर। ओके, तो इसके साथ ही अभी हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स। तो ये मार्क ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि वीडियो रुक चुकी थी, तो चलिए फिर से एक बार मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। तो ये करंट अफेयर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो होस्ट कौन था दुरंत कप 2023 का? तो ये कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में हुआ था। तो दुरंत कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है दो गोल पोस्ट के बीच में वो 7.23 मीटर होता है, जो फुटबॉल में दो गोल पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो मेडिका कप जो है ये भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। उसके बाद सबर्टो, UFA कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट है और दुरंत कप, ये तीनों याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद जीता किसने था? दुरंत कप की बात हो रही है। दुरंत कप किसने जीता था? वेस्ट बंगाल की जो टीम है, मोहन बैगन, उसने जीता था। और हराया किसको था? ईस्ट बंगाल को हराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वॉन SAFF अंडर-16 2023 कप? तो ये कप किसने जीता? ये कप इंडिया ने जीता था। ठीक है, हराया किसको था? बांग्लादेश को। और हुआ कहाँ पे था ये होस्ट किसने किया था? भूटान ने, और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो हो चुकी है ख़त्म। देखिए आज तो बिल्कुल 13 मिनट में ही ख़त्म कर दिया हमने वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट